स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज हम एक नए वीडियो में लीगल एप्टीट्यूड का ये वीडियो है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो कृपया अच्छा आप लोग इस पे रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन आए और मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। चलिए पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, मूल कर्तव्य की संकल्पना कहाँ से ली गई है, यानी कि मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो ये अडॉप्ट किया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसलिए इस तरीके के प्रश्नों का नोट्स बनाते हुए चलिए, आप जैसा पढ़ना चाहेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिलहाल आप पढ़ना चाहते हैं सिर्फ एमसीक्यू बेस पे, तो सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है। तो जो आपको मूल कर्तव्य दिए गए हैं उन सभी मूल कर्तव्यों को एक बार याद कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या नहीं है और क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करें। तो ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो हैं ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में बताए गए हैं। तो अब जो है जिसको भी पता होगा कि आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं और क्या मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप एक अच्छे भारतीय नागरिक की तरह अपना कमेंट में सभी मौलिक कर्तव्यों को और कितने मौलिक कर्तव्य हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड चला है, लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस ट्रेंड पे एक क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्य हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, बिल्कुल हमारा ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अब कह रहा है व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करना। तो देखिए व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन यदि कोई सार्वजनिक संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति, देखिए व्यक्तिगत संपत्ति आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप चाहे उसे बेचें, गिरवी रखें या फिर कुछ भी करें, वो आपका अपना मैटर है। आपको जो मन करे आप उसे करिए, दान दे दीजिए, जो मन करे वो करिए। बट क्या है कि व्यक्तिगत संपत्ति पे किसी का भी कोई रोक छेम नहीं होता है, लेकिन यदि वही सार्वजनिक प्रॉपर्टी है या फिर देश की कोई मतलब कि बहुमूल्य विरासत है, तो उसको सुरक्षित रखने का कार्य जो है हर एक भारतीय नागरिक का होता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा है कि प्राकृतिक वातावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी एवं वन्य जीव है, रक्षा करना एवं उसका संवर्धन करना है। तो बिल्कुल सही है, यानी कि हमको प्रकृति से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं मिला है। हमको, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने प्रकृति की रक्षा करें, वृक्ष को बचा करके रखें, वृक्ष लगाएं, वृक्षों को काटे नहीं, झील, नदी, इन सभी चीज़ों को साफ सुथरा रखें और किसी भी वन्य जीव को हानि ना पहुंचाएं। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन एक और ऑप्शन 3 सही हुआ और ऑप्शन 2 जो है ये गलत दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे और हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, जिसे पारित किया गया था। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पता चल जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए क्वेश्चन से ही आपका एक नया क्वेश्चन बन गया और आंसर भी मिल गया। तो मूल कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब पूछ रहा है कि ये 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, तो 1976 में किया गया था ये 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए पांचवा प्रश्न हम अपना देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों
का आदर करना। बिल्कुल हमको क्या है, भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म समूह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सर्वोपरि क्या है, भारतीय संविधान सबसे ऊपर है। उसके बाद कोई भी धर्म ग्रंथ पुस्तक आती है, ठीक है, या फिर हमारा धर्म जाति चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या है, संविधान है। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा को दूर रखना। बिल्कुल ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमको है और किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं फैलाना, ये हमारा क्या है, भारतीय नागरिक होने की वजह से हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। सी आंसर है कि संप्रभुता की रक्षा करना और उसे अछूड़ रखना। ठीक है, संप्रभुता की रक्षा करना और उसे अछूड़ रखना, तो बिल्कुल संप्रभुता को बनाए रखना है और उसे किसी भी प्रकार से हमको हानि नहीं पहुंचानी है। ऑप्शन सी भी हमारा सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी जो हमारा है, पंथ निरपेक्षता का पालन करना, तो पंथ निरपेक्षता का पालन करना कहीं से भी हमको जो है मौलिक कर्तव्यों में नहीं बताया गया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या बताना है, जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, सही सूची नहीं है उसको बताना है, और बाकी चीज़ें जो हैं सही हैं, तो इस वजह से बाकी चीज़ें गलत हो जाएंगी और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य क्या नहीं है, हमको ये बताना है। तो मूल कर्तव्य क्या नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना बिल्कुल मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और आगे हम प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न है, आगे प्रश्न हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा लागू होती है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में कि राज्य शब्द का वर्णन मिलता है या राज्य शब्द जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो ये जान लेंगे कि अनुच्छेद 12 में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है और ये किस पे लागू होता है, ये आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग पे लागू हो सकता है। तो संविधान के भाग 3 और भाग 4 पे लागू हो सकता है। ठीक है, लागू होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के राज्य की परिभाषा। अब संविधान के भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं। और भाग 4 में आपके क्या है, तो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। तो इन पे जो है आपकी राज्य की परिभाषा जो है इस पे क्या करती है, लागू होती है। तो ये आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायी कार्यों की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। अनुच्छेद 13 जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो आगे हम चलेंगे इसी के साथ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था हमारा ये, उसको भी आप देख लेंगे, लिख लेंगे, रट लेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। तो परिभाषा में नहीं आता है क्या, न्यायालय जो है ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। आगे हमारा प्रश्न है, आगे प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न हमारा है, 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने, यानी कि इसमें क्या संशोधन किया गया था। तो इसमें संशोधन ये किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। और इसमें ये किया गया था कि अनुच्छेद 31 को हटा करके क्या किया गया था, अनुच्छेद 300A बनाया गया था। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अनुच्छेद 31 है क्या। तो अनुच्छेद 31 क्या है, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे। हालांकि इसको मैंने पिछली वीडियो में कई बार आप लोगों को रिपीट करके बताया है और बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और मुझे लगता है कि मतलब हर साल ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन की गुड
मतलब गुड लक है या फिर आप लोगों का गुड लक है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। तो किसी ना किसी तरीके से प्रारूप, इसका जो रूप है ना वो चेंज हो सकता है, पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। अनुच्छेद 300 ए जो है बहुत बार पूछा गया है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, और इसके विषय में मतलब ये पहले क्या था। तो ठीक है, ये फिलहाल तो अनुच्छेद 31 आप समझ पा रहे होंगे कि ये फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट है तो ये क्या है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया था, उसी के संबंध में है। तो एक बार जरा डिटेल में आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मैं किस विषय में बात करना चाह रही हूँ। हल्का सा मैंने आप लोगों को हिंट भी दे दिया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, मृत्यु का अधिकार हमें प्रदान नहीं किया गया है, यानी कि मृत्यु मतलब मर जाने का अधिकार हमें नहीं मिला है। जीवन का अधिकार है, जीविका का अधिकार है यानी कि रोजगार करने का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, बट मृत्यु का अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आगे हम प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है, ये हमको बताना है। तो भारत का जो संविधान है आंशिक रूप से क्या है, कठोर है, और आंशिक रूप से लचीला है। आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से क्या है, लचीला है। तो इसे भी देख लेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आगे हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित वादों में से, देखिए बहुत सारा स्टेटमेंट वाला और बहुत सारे केसेस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे आपको केस के विषय में भी आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप मुंह बना के आ जाते हैं कि नहीं आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। तो भाई आपको सब आना चाहिए ना, तो इसलिए इन सबको भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। केस के विषय में पता हो ना हो, लेकिन MCQ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित वादों में से उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में निर्णित किया है कि संविधान जनता की इच्छा के ऊपर अभिभावी होता है? यानी कि किस निर्णय में जो है न्यायालय ने ये निर्णय बताया था, सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि संविधान जनता की इच्छा के ऊपर जो है प्रभावी होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य केस में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो इसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। स्टेटमेंट वाले जितने भी आपको मैं बताऊंगी उन केसों को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन सीधे सीधे इसी तौर पे पूछ लिए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है, अगर केस के विषय में आप जानना चाहते हैं तो मैं 1-2 वीडियो आपको केस से संबंधित आपको 2-3 वीडियो पढ़ा दूंगी, उस पर सारे केस डिस्कस कर दूंगी, आप लोग उसको जान लीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा अगर आप ऐसा कुछ चाहते होंगे तो, अन्यथा आप ऐसे ही MCQ क्वेश्चन से अपना पेट भरिएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? तो सबसे जो अहम चीज़ है भारतीय नागरिकों के लिए और सबसे ऊपर जो है, ठीक है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, हमारा संविधान है। तो भारत का संविधान जो है शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है, और सभी भारतीय नागरिकों को ये क्या करता है, समान रूप से जो है शक्ति प्रदान करता है, और सभी को समान अधिकार, समान कर्तव्य देता है, और सभी के हितों की रक्षा भी करता है। इसलिए संविधान हम सभी नागरिकों के लिए क्या है, सर्वोपरि है। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी, और आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके सभी प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द आपको दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।